नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच 2020 से जो एलएसी के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में डेमचोक और देपसांग में जो तनाव चल रहा था, उसकी जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो 30 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुकी है। दरअसल दोस्तों 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में समझौता होने के बाद ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई और दोनों देशों ने जो टकराव के जो बिंदु थे उनके ऊपर तनाव को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रयास शुरू किए थे। थर्सडे को दिवाली के मौके पर दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई भी दी। तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ है इससे दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उनमें कितना सुधार आएगा और इसके साथ साथ चाइना की भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्या है और ये जो समझौता हुआ है इसके ऊपर अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का क्या रिएक्शन है, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2024 में जो है रशिया के कजान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा था और वहीं पे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनसे मुलाकात की। दोस्तों इस मुलाकात में वैसे तो बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पीस जैसे बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था जिसके ऊपर बात हुई वो ये था कि 2020 से जो दोनों देशों के बीच में एलएसी के ऊपर टकराव चल रहा है उसको जो है सुलझा लिया गया। अब जो ये टकराव है वो खत्म हो चुका है और उसकी जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों देशों के बीच में जो सीमा का विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जो समझौते में बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी लद्दाख में जो देपसांग और डेमचोक है उन दो स्थानों पर जो 2020 के बाद खींचतान चली आ रही थी उसको ही खत्म किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो 2020 वाला मामला था ये क्या था। तो दोस्तों ये जो है ये है पेंगोंग त्सो झील और ये जो इसके पास है ये 8 माउंटेन पीक्स हैं और ये जो माउंटेन पीक्स है इनको फिंगर बोला जाता है और भारत के जो सोल्जर थे वो आसानी से जो है फिंगर नंबर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों मई 2020 को क्या होता है कि जब भारत के जो सोल्जर है वो रूटीन में जो पेट्रोलिंग कर रहे थे वो जैसे ही फिंगर नंबर 4 तक पहुंचते हैं वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर जो चाइनीज सोल्जर है उन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई है और उन्होंने इंडियन जो सोल्जर है उनको आगे जाने से रोक दिया है। इसके बाद जब भारतीय सोल्जर्स ने उनसे बात की तो दोनों आर्मी के जो जवान थे उनके बीच में झड़प हुई और लाठी डंडों से जो है लड़ाई हुई और इसके बाद जब ये मामला बढ़ गया तो दोनों देशों की जो आर्मी है उनके जवानों के बीच में देपसांग प्लेन्स और डेमचोक, गलवान घाटी जैसे जितने भी क्षेत्र थे वहां पर भी टकराव होना शुरू हो गया। बात करते हैं ये जो टकराव है ये होता क्यों है। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो शुरू से ही चला हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जब 1962 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच, वो लड़ाई जहां पर रुकी थी इसमें भी जो एलएसी उस टाइम बनाई गई थी उसमें भी दोनों देशों के बीच में जो है डिस्प्यूट है। भारत जो है वो एलएसी का जो एरिया है वो यहाँ तक बताता है और चाइना जो है वो एलएसी का एरिया यहाँ तक बताता है। इसलिए जो ये बीच का एरिया है इसमें दोनों देश जो है वो अपना अपना दावा करते हैं। अपने दावे को ही मजबूत करने के लिए जो दोनों देशों की आर्मी है वो अपने अपने जो क्षेत्र है वहां पर पेट्रोलिंग करती थी। इसी दावे के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी के सोल्जर है वो यहाँ फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आते थे। इसके बाद दोस्तों जब जैसे ही मामला ये ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद जो एक हाई लेवल की कोर्प्स कमांडर की मीटिंग हुई और उसमें जो चाइनीज कमांडर है उसने बोला कि चाइनीज आर्मी के जवान हैं वो वापस चले जाएंगे और वहां पर उन्होंने जितना भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको भी हटा लेंगे। दोस्तों सबको लगा कि ये जो मामला है ये सुलझ गया है, लेकिन जैसे ही इसके बाद जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो ये देखने के लिए गए कि चाइनीज आर्मी के जो जवान वहां से चले गए हैं या नहीं। दोस्तों 15 जून 2020 को कर्नल संतोष बाबू और उसकी टीम जो है ये देखने के लिए जब गलवान घाटी में पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो चाइनीज आर्मी है वो वहां से वापस नहीं गई है और ना ही उन्होंने अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो हटाया है। इसके साथ साथ दोस्तों चाइनीज आर्मी ने अब जो है वो पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने नदी का पानी है वो रोक कर रखा हुआ था और जो है लाठी डंडे तैयार किए हुए थे, रोड्स के ऊपर जो है स्पाइक्स लगाए हुए थे। जैसी जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने चाइनीज आर्मी के जो लोग थे उनको वापस जाने के लिए बोला तो चाइनीज आर्मी के लोगों ने जो पानी उन्होंने रोका हुआ था उसको नदी में एकदम से छोड़ दिया, जिसमें कि तुरंत 20 जो भारतीय सोल्जर थे वो शहीद हो गए। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही दूसरे भारतीय जो सोल्जर है उनको पता चला और वहां पर गए तो उन्होंने गुस्से में जो है वहां पर 40 से 60 जो है चाइनीज आर्मी के लोगों को मार दिया। ये 40 से 60 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना जो है वो ओरिजिनल डाटा जो है वो शेयर नहीं करता है, इसलिए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भारत के जो जवान है उन्होंने चाइनीज आर्मी के जो 40 से 60 लोगों को मार दिया था।
दोस्तों बाद में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि चाइना ने जो यहाँ पर है वो जल्दी तैयारी की थी। ये जो है ये 9 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस है और ये जो इमेजेस है ये 15 जून 2000। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि चाइनीज लोगों ने जो है वो कितनी जल्दी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कितनी स्पीड से किया गया, कितनी स्पीड से उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी पोस्ट बनाई। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने इस इंसिडेंट के बाद कहा था कि चाइना ने उनकी 1 इंच भी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर भारत के जो जवान हैं वो जहां पर पहले पेट्रोलिंग करते थे वहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पर चाइनीज आर्मी के जो जवान हैं वो आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने किसके ऊपर कब्जा किया हुआ है? जमीन के ऊपर तो कब्जा किया हुआ है। और इस इंसिडेंट के बाद एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस इंसिडेंट के बाद लगभग भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के ऊपर चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें से 65 स्क्वायर किलोमीटर जो ये एरिया है गलवान घाटी का इसके अंदर थी। अब दोस्तों ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसमें दोनों देशों ने जो है अपने अपने जवानों को वापस बुला लिया है और इसके बाद जो भारत के जवान हैं वो जहां तक पहले पेट्रोलिंग किया करते थे वहां तक इजीली पेट्रोलिंग अब कर सकेंगे और डिसएंगेजमेंट है वो अब पूरा हो चुका है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो समझौता हुआ है इसके बाद दोनों देश जो है वो अपने बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको भी भविष्य में सुलझा लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के लिए चाइना का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते हुए भी जो 2023-24 में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 118.4 बिलियन US डॉलर का हो चुका है और इसके साथ ही चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो बन गया है। और दोस्तों भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है। भारत के 70% से ज्यादा जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों 2023-24 में भारत ने चाइना से 12 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो इंपोर्ट किए। और दोस्तों भारत के जो सोलर इक्विपमेंट्स है वो करीब करीब 80% के आसपास जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से 60% से ज्यादा जो है वो अकेले चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा चाइना की जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो 75% मास मार्केट शेयर के साथ भारतीय बाजार पर हावी है। और दोस्तों 2020 तक जो भारत में 18 यूनिकॉर्न्स कंपनी थी उनमें भी करीब करीब 3500 मिलियन US डॉलर जो है वो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो व्यापार है वो 55% जो है वो साउथ चीन सागर और मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है, जो कि चाइना के कंट्रोल में है या वहां पर चाइना की जो है सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इसलिए अगर भारत और चाइना के रिलेशन जो वो खराब होते हैं तो भारत को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों चलिए थोड़ी नजर उन पॉइंट्स पर भी डाल लेते हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना का जो है वो डिस्प्यूट चला हुआ आ रहा है। दोस्तों सबसे बात तो यही है कि इंडिया जो चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो शुरू से ही चला हुआ आ रहा है। इंडिया जो है जिस बॉर्डर को मानता है चाइना उस बॉर्डर को नहीं मानता है। और इसके साथ साथ जो 1962 के बाद जो LAC को बनाया गया था उसके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में जो है डिस्प्यूट चल रहा है। इसके साथ साथ जो है दोस्तों चाइना ने भारत की जो अक्साई चीन की जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है उसके ऊपर भी इलीगली कब्जा किया हुआ है। चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है और उसकी भी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के ऊपर अपना हक जताता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के अंदर चाइना की तरफ से जितनी भी नदियां आती है उनके ऊपर चाइना का ही कंट्रोल है। इनमें ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। भारत और चाइना के बीच में कोई भी वाटर ट्रीटी साइन नहीं हुई है, इसलिए बस जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र के पानी का जो डेटा है वो भारत के साथ शेयर करता था, लेकिन डोकला में विवाद के बाद चाइना जो है वो ये डाटा शेयर करना भी बंद कर चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि चाइना ने जो है जो भारत के बॉर्डर के आसपास जो है नदियों पर बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए हैं। जैसे जांगमो और मेडोक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट चाइना ने बनाए हुए हैं इनसे भारत को दिक्कत क्या है कि चाइना जो है जो वो कभी भी अगर बिना बताए एकदम से ज्यादा पानी छोड़ देता है तो भारत के जो पूर्वी राज्य है उनमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसके साथ साथ सबसे बड़े बात ये है चाइना जो है वो अगर युद्ध जैसी किसी स्थिति में जो है इस पानी के जो डैम है इनका प्रयोग वो एक वेपन की तरह कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों चाइना ने जो है कई बार भारत के ऊपर साइबर अटैक भी किए हैं।
2022 में ही चाइना की जो हैकर्स हैं उन्होंने 7 भारतीय जो बिजली की कंपनियां हैं, पावर सेंटर है, उनके ऊपर टारगेट किया था। इसी कारण भारत ने जो है चाइना की जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं हुवेई और ZTE, उनको जो है 5G स्पेक्ट्रम से बाहर किया हुआ है। और इसके साथ साथ 2020 से अब तक जो है 300 के लगभग चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया जा चुका है। और सेंटिनल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में जो एम्स दिल्ली के ऊपर जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था वो चाइना के एक थ्रेट एक्टर ग्रुप कैमल गैंग ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने एक जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। इसका मकसद दोस्तों ये है कि चाइना को जो है रोड, रेलवे और पानी के रास्तों के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ना। दोस्तों इसमें भारत को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है वो POK से होकर गुजरता है और POK जो है वो भारत का हिस्सा है। और इसके अलावा दोस्तों चाइना की एक और जो इनिशिएटिव है वो स्ट्रिंग और पल्स है। इसमें दोस्तों चाइना क्या कर रहा है कि इंडियन ओशियन में जितने भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चाइना जो है एयरपोर्ट और पोर्ट बना रहा है। इसमें चाइना करता क्या है कि जो छोटे देश है जो इतने डेवलप नहीं है जो कि अपने बड़े एयरपोर्ट और पोर्ट बना सके, चाइना उनको फाइनेंस देकर जो है उनके वहां पर एयरपोर्ट और पोर्ट बनाता है। लेकिन बाद में जब ये देश उस कर्ज को नहीं चुका पाते तो चाइना जो है पोर्ट या एयरपोर्ट बनाता है उनके ऊपर कब्जा कर लेता है, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर किया है। इसके साथ साथ चाइना क्या करता है कि यहाँ पर जो है अपनी नेवी की और जो अपनी आर्मी की जो एक्टिविटीज है बढ़ाता है, जिससे वो भारत की इंडियन ओशियन में जो एक्टिविटीज है उनको सर्विलांस करता है। अब दोस्तों अगर चाइना ये जो सब कुछ है ये कर रहा था तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भारत को भी तो कुछ न कुछ करना था। इसलिए भारत ने जो है अपनी जैसी विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। तो उसने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड बनाया। क्वाड का जो उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन में जो है सामरिक गतिविधियों को जो है मजबूत करना है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत ने इजराइल, USA और UAE के साथ मिलकर I2U2 बनाया। इसको जो है एशियन क्वाड भी कहा जाता है। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके जरिए भारत जो है वो अरेबियन सी और मिडल ईस्ट में जो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो है ये एक समझौते के द्वारा भारत, ईरान और रशिया के बीच में बनाया गया है। ये दोस्तों 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी नोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो इंडियन ओशियन, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ता है। इसमें ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो मेन नोड है, क्योंकि यहाँ से जो है चाइना के ऊपर जो मिडल ईस्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर जो चाइना की एक्टिविटीज है वहां पर नजर रखी जा सकती है, उसको सर्विलांस किया जा सकता है। तो ये जो कॉरिडोर है जिनमें भारत शामिल हुआ है कि चाइना की जो BRI प्रोजेक्ट है उसके जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए बनाए गए। और दोस्तों चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो है नेकलेस ऑफ डायमंड्स की जो नीति है वो अपनाई है। इसमें दोस्तों जो इंडिया है वो जो भी रीजनल कंट्री है उनके साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत करके और अपनी सैन्य जो क्षमता वो इंडियन ओशन में बढ़ाकर चाइना की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर नजर रखना चाहता है और उनको काउंटर करना चाहता है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की, जो चाइना के खिलाफ भारत को खड़ा कर रहा था। इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन में जो चाइना की एक्टिविटीज है उनको काउंटर करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या जो इंडिया और अमेरिका की रिलेशन है जो ये समझौता हुआ इससे वो कमजोर होंगे या नहीं, या उसके ऊपर अमेरिका क्या सोचता है, आइए उस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों अमेरिका की जो विदेश मंत्रालय उसका कहना है कि हम जो है चाइना और इंडिया के बीच में हुए समझौते के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जो ये दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के ऊपर तनाव को कम करने के लिए समझौता हुआ है इसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों US इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस का कहना है कि इससे जो ये समझौता हुआ है इससे इंडिया और जो अमेरिका के रिलेशन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो ये समझौता हुआ है ये स्वागत योग्य है। लेकिन इंडिया जो है चाइना के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने जो है वो चाइना के वुल्फ बिहेवियर को बहुत नजदीक से देखा है। पंचशील समझौते के बाद 1962 का जो हमला है इंडिया के ऊपर चाइना ने किया था वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस इंस्टीट्यूशन का कहना है कि ये जो समझौता है ये अमेरिका के लिए अच्छा है, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर जो देश है वो आपस में जो है अगर इस तरह के समझौता करते हैं तो वो अमेरिका के लिए भी अच्छा है। दोस्तों ये जो समझौता हुआ है ये अगर हमारी सीमा पर दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और हम इसका जो है
स्वागत करते हैं, हमें इससे खुशी होनी चाहिए। हमें फिर भी जो है सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का जो बिहेवियर है वो हम कई बार देख चुके हैं कि वो जो है दोगला व्यवहार हमेशा से ही करता है, लेकिन फिर भी हम इस समझौते का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आगे शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।